नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कॉन्क्लेव शिक्षा की उड़ान। अगले 6 घंटे नॉन स्टॉप इस एजुकेशन कॉन्क्लेव में हम चर्चा करेंगे शिक्षा के तमाम आयामों पर। बात होगी 7 समंदर पार शिक्षा के बेहतर स्तर की और भारत में मौजूदा शिक्षा पद्धति की। अगले 6 घंटे हमारे साथ जुड़ेंगे शिक्षा क्षेत्र के तमाम एक्सपर्ट्स, जिसमें बड़े से बड़े विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ साथ करियर काउंसलर भी मौजूद होंगे। बात होगी उन बच्चों से जो बेहतर शिक्षा के सपने को एक उड़ान देने के लिए 7 समुंदर पार मेहनत कर रहे हैं। तो वहीं वो बच्चे भी शामिल होंगे जो अच्छी शिक्षा के लिए विदेशी मुल्कों का रुख कर रहे हैं। दरअसल बेहतर शिक्षा सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद जरूरी होती है। ये हम में आत्मविश्वास विकसित करने के साथ ही हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायता करती है। स्कूली पढ़ाई से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक सभी स्तर पर शिक्षा का खास महत्व और स्थान होता है, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को सफलता की ओर जाते हुए देखना चाहता है, जो केवल एक अच्छी एजुकेशन के माध्यम से ही संभव है। लेकिन भारत में जब भी बात एजुकेशन की होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के राज्यों में सर्वाधिक सरकारी कर्मचारियों की संख्या शिक्षा विभाग में ही देखने को मिलती है। बावजूद इसके भारत आजादी के 75 सालों बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे देशों की तुलना में चूक जाता है। भारत का शिक्षा जगत आज भी अनेकों समस्याओं से प्रभावित है, लेकिन ये समस्याएं क्या है और इन्हें खत्म कैसे किया जा सकता है और मौजूदा सरकार किस तरह से साल दर साल शिक्षा के स्तर को और बेहतर कर रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हायर एजुकेशन के आधार पर दुनिया के टॉप 10 देश कौन है, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इन देशों में किसका नाम शामिल है। तो इसमें सबसे पहला नाम अमेरिका का है। अमेरिका आता है वो उस देश में जो टॉप 10 एजुकेशन में शामिल है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम का नाम भी इस लिस्ट में शामिल बताया जाता है। ये वो 10 देश है जहां पर सबसे बेहतर शिक्षा प्रणाली है। जर्मनी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा कनाडा में भी शिक्षा प्रणाली सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है, सबसे बेहतर बताई जाती है। इसके अलावा फ्रांस का नाम भी इस लिस्ट में आता है, उन 10 देशों की सूची में आता है। और साथ ही साथ स्विट्जरलैंड का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का नाम इस लिस्ट में शामिल हो जाता है और जापान का नाम भी शामिल है। तो ये वो टॉप 10 देश है जिसमें स्वीडन का नाम भी शामिल है और इन देशों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली बताई जाती है। इसके अलावा नंबर 10 पे नीदरलैंड है। नीदरलैंड उन टॉप 10 देशों की सूची में शामिल है जहां पर सबसे बेहतर, सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली बताई जाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि देश की शिक्षा प्रणाली को लेकर छात्रों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, वो देखिए। भारत से स्टडीज़ के मामले अगर अपन बात करते हैं तो विदेश बहुत बेटर है। और प्लस ये है कि वहाँ पे लाइक जैसे अगर अपन बात करते हैं, रिजर्वेशन एक फैक्टर है जिसकी वजह से लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो बाहर जाके पढ़ाई करें। रिजर्वेशन इसमें है कि सर जैसे ऐसा होता है कि मार्क्स मेरे ज़्यादा आने से भी अगर दूसरे बच्चे हैं जिनका वो अगर रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं तो लाइक वो प्रेफर ज़्यादा किए जाएंगे हमसे। और अगर अपन दूसरे विदेश अगर जाके अपन पढ़ाई करते हैं तो एक डिफरेंट फैक्टर उन लोगों को मिल जाता है, जिसकी वजह से मैं प्रेफर करूँगी बाहर जाके पढ़ाई करूँ। ठीक है, क्योंकि सर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ के इंडिया का जो स्टूडेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं। मतलब जो टीचर्स हैं, एक तो वो पंक्चुअल नहीं होते। जब से ये मौजूदा सरकार आई है तब से तो थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स पे ध्यान दिया जा रहा है, नई नीतियाँ आई हैं। पर बाहर जाने में ये है कि मेरे को ये चीज़ पता रहेगी कि मेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहेगा, क्योंकि वहाँ से आऊँगा बहुत एक अच्छी जॉब होगी मेरे पास, या फिर मैं वहीं पे कोई ना कोई जॉब लूँगा। इंडिया में तो कोई ज़्यादा स्कोप है नहीं, लगते नहीं है। सर पढ़ना तो मैं इंडिया में ही चाहता था, आखिर अपना देश छोड़ के कौन जाना चाहता है। लेकिन इंडिया की एजुकेशन की बात करें तो इंडिया की एजुकेशन फॉरेन से थोड़ा बेकार है।
बात करते हो इंडिया के एजुकेशन की, तो फॉरेन में पढ़ने के काफ़ी फ़ायदे हैं कि वहाँ पे आपको कोर्सेज जो हैं वो पहले ही पढ़ाई दी जाती हैं। वहाँ पे आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है आपको वो चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। मैंने काफ़ी स्टडी करी कि विदेशों में कैसी पढ़ाई होती है और इंडिया में कैसी होती है, दोनों का कंपैरिजन किया और उसके बाद ही मुझे लगा कि हाँ, इंडिया पढ़ाई के लिए ठीक है, बट अगर हायर स्टडीज़ करनी है, एडवांस स्टडीज़ करनी है, तो मुझे फ़ॉरेन पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि भारत में चीज़ें काफ़ी लेट स्टार्ट होती है। बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो वो भी अब जाके स्टार्ट हुई है, लेकिन यही चीज़ अगर इंडिया में पहले से होती तो लोग बचपन से ही काफ़ी नई चीज़ें सीख लेते अपने 6th क्लास में ही। बट इंडिया में क्या होता है, वो 10th के बाद उस पर ऑप्शन मिलते हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में क्या है, वो स्टार्टिंग से ही जो बच्चे का इंटरेस्ट है स्टूडेंट का, उस हिसाब से उसको पढ़ाई दी जाती है, तो वो अपने आप अच्छा स्कोर करता है पढ़ाई में। तो आपने सुना कि तमाम छात्र अभी भी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अगर वो भारत से निकल के दूसरे देशों में जाते हैं तो उन्हें बेहतर शिक्षा मिलेगी। लेकिन ऐसा क्यों है, इस पर हम लगातार चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि गुरुग्राम के ब्यूरो हेड कपिल गौर ने शिक्षा मंत्रालय के सदस्य जावेद मलिक से खास बातचीत की है और उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है शिक्षा को लेकर, वो देखिए पहले। भारत के अंदर शिक्षा नीति को लेकर के काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, ये सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत और भारत के जो होनहार भविष्य जो युवा हैं वो पीछे ना रहे। शिक्षा की नीतियों को लेकर के क्या रिफॉर्म हुए हैं, हायर एजुकेशन के अंदर भारत किस प्रकार से मार्गदर्शक बन सकता है दूसरे देशों के लिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत के अंदर तक्षशिला जैसे संस्थान हुए हैं जिसने पुराने वर्षों में भी बाहर से बच्चों को पढ़ाई के लिए आकर्षित किया है। और उसी की तर्ज पर एक बार फिर से अब भारत में हायर एजुकेशन को लेकर के जो बहस छिड़ी हुई है, जो जिद्दोजहद छिड़ी हुई है, उसको और तकनीकी बनाने की और बढ़िया रंगरूप देने की, उसके लिए हम बातचीत करेंगे शिक्षा मंत्रालय के सदस्य जावेद मलिक से। मलिक साहब, हायर एजुकेशन को लेकर के जो पॉलिसियां अब हैं, क्या ये पहले थीं? और क्या लगता है आपको कि हायर एजुकेशन के लिए जो छात्र आज से पहले भारत छोड़कर दूसरे देशों में जाते थे, क्या उनकी संख्या में अब कमी है या उतनी ही बढ़ोतरी है? देखिए, जब से नई शिक्षा नीति आई है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति को लागू करने के बाद और जिस तरीके से शिक्षा में बदलाव आया है, उसमें मुझे लगता है कि अब विदेशों में जाने वाले छात्रों की संख्या कम हो जाएगी और वही पैटर्न आएगा जब जैसे पिछले समय में विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे भारत के अंदर। भारत की शिक्षा सबसे मजबूत कहलाई जाती थी, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी थी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे मौजूद हैं। उसमें ये इजाफा होगा कि पिछली सरकारों को जिन्होंने जिस तरह के शिक्षा का स्तर को नीचे गिराया है और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जिस तरह के शिक्षा का स्तर ऊपर बढ़ाया है, उसमें भारत से के अंदर लोग विदेशों से आएंगे। और नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान लागू किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रावधान लागू किए गए हैं जिससे यहाँ हायर एजुकेशन का बोलबाला होगा और बहुत अच्छे स्तर पर ये शिक्षा का स्तर जाएगा और बहुत अच्छी सारी तकनीकी सुविधाएँ जो दी जा रही हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ गया है, उस सबको फोकस करके इस पर काम होगा। मलिक साहब, जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं शिक्षा के लिए बजट की, भारत के अंदर इस बार का जो बजट है शिक्षा को लेकर के, क्या आपको लगता है कि उसके अंदर भी कुछ बदलाव हुआ है? क्या कुछ संख्या जो है वो रही है बजट को लेकर के, और इसका कितना फ़ायदा? बजट तो हम देखते हैं आमतौर पर कि सरकारें बजट निकाल देती है, लेकिन उसका एक एक पाई का जो हिसाब किताब है और उसका एक एक पाई का जो फ़ायदा है, क्या वो युवाओं तक, छात्रों तक पहुँचेगा इस बार? नई शिक्षा नीति में रिकॉर्ड तोड़ बजट का प्रावधान किया गया है और ये ध्यान रखा गया है कि छात्रों को उनका पूरा हक मिले, छात्रों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, पैसे और फंड की दिक्कत छात्रों को नहीं आने दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है और ये सपना साकार होकर रहेगा। मलिक साहब, क्या लगता है आपको कि जो करियर काउंसलिंग आज के समय में बच्चों की जाती है हायर एजुकेशन को लेकर के, हम देखते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है विदेश में जाकर के पढ़ने के लिए और वहीं पर नौकरी लगने के लिए, तो क्या ऐसी करियर काउंसलिंग अब बच्चों को ये भारत सरकार की तरफ से क्या सुनिश्चित की जा रही है, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या आपको लगता है सुनिश्चित की जा रही है कि उनको जो है अब मोटिवेट किया जाए भारत के अंदर ही रह करके भारत में ही पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए? ये हमारे देश की विडंबना रही है कि अब से पहले जो बच्चे
पढ़ते थे उनको एक सपना होता था कि आगे की पढ़ाई हमको विदेश में जाके करनी है। लेकिन अब जैसे कि नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद, नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की कोशिश रही है, उसमें ये रहेगा कि जितने भी हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनको वो यहीं पढ़ें और यहीं आगे बढ़ें, यहीं अपना कैरियर की तलाश करें। और बहुत सारी संभावनाएं आप जागृत हो रही हैं, बहुत सारा, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर हब है इंडिया के अंदर, तो जो पढ़ेंगे वो यहीं आगे बढ़ेंगे। ऐसी नीतियों पे काम किया जा रहा है, ऐसे मोटिवेशन पे काम किया जा रहा है, ऐसी ही कैरियर काउंसलिंग की जाएंगी। और मेडिकल के क्षेत्र में ऐसा हो भी रहा है। पहले लोग जाते थे विदेशों में, बस जाते थे डॉक्टर बनने के बाद, लेकिन वो डॉक्टरी अगर पढ़ के भी आ रहे हैं तो देश के अंदर आके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद इसी तरह की सेवाएं जो भारत के बच्चे भारत में पढ़ेंगे, वो भारत में ही आगे बढ़ेंगे, भारत में ही अपना कैरियर बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो खास बातचीत की है हमने डॉक्टर जावेद मलिक जी से, और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से भारत की शिक्षा नीति के अंदर हायर एजुकेशन के लेकर के जो बदलाव आने वाले हैं नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद में, उससे छात्रों का तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा भारत देश का, क्योंकि अगर भारत का बच्चा या भारत का छात्र भारत में रह कर के ही शिक्षा को ग्रहण करेगा और उसका इस्तेमाल देश के विकास के लिए करेगा, तो इससे अच्छी बात किसी भी देश के लिए क्या हो सकती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गौड़, J24 न्यूज़। तो सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जाता है कि सरकार तमाम ऐसी नीतियों पर काम कर रही है जिससे भारत में शिक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर किया जा सके। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर शिक्षा व्यवस्था में सब कुछ सही है तो आखिर क्यों ज्यादा से ज्यादा छात्र ऐसे होते हैं जो विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। आखिर क्या कुछ खामियां यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और किस तरीके से उससे बेहतर किया जा सकता है, और सरकार क्या कुछ इसके लिए कदम उठा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व कुलपति प्रोफेसर मदन मोहन गोयल जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ गुरनीत कौर यूएस रिटर्न स्टूडेंट है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और आशीष भट्ट करियर काउंसलर भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर मदन मोहन जी, मैं आपके पास आऊंगी कि अगर शिक्षा की बात करें, सबसे पहले भारत में शिक्षा की बात करें, तो इसे आप कहां देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इस समय भारत की जो शिक्षा नीति है वो कितनी बेहतर है और क्या कुछ उसमें किया जा सकता है। धन्यवाद कृष्णा जी। मेरा ये मानना है कि भारत में शिक्षा में बहुत से सुधार किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति एक ऐसी इन्वेंशन है जिसको इनोवेशन में बदल करके हम नीडो एजुकेशन मीन्स द कमिटमेंट टू डू व्हाटएवर नीड्स टू बी डन एज ड्यूटी। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये नई शिक्षा नीति उचित तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इसमें बहुत से प्रावधान किए गए हैं जिनकी हम सराहना करना चाहेंगे, लेकिन देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हमारी सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को भी ध्यान से विश्लेषण करें, इसमें भी कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिनको हम उचित नहीं मानते, जैसे कि 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज की शॉप्स खोलने का प्रावधान किया गया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अभी जो चर्चा हो रही थी, अहमद साहब बता रहे थे कि फॉरेन जाने से हम स्टूडेंट्स को रोक लेंगे, ये मुझे कुछ असंभव सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमारे जो परिवार हैं उनमें शिक्षा को जो समझा जा रहा है वो एक ऐसा व्यापार समझा जा रहा है, एक ऐसी विधि समझा जा रहा है जिसमें एक अनपढ़ व्यक्ति को अनपढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अगर हम शिक्षा को केवल रोजगार के साथ जोड़ करके देखें तो ये गलत बात है। मेरा ये मानना है कि वास्तविक शिक्षा जो मैं बात कर रहा था, नीडो एजुकेशन, उस नीडो एजुकेशन में जिसकी कल्पना न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी की गई है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल एजुकेशन का मतलब मैं समझता हूं वो है प्रॉपर प्रोडक्टिव एंड प्रैक्टिकल यूज ऑफ हैंड्स, हेड एंड हार्ट। तो जहां तक मेरा विषय है, मैं अर्थशास्त्र का विषय टीचर रहा हूं, और शिक्षा को अगर हम अर्थशास्त्र से जोड़ करके देखते हैं, रोजगार के अवसरों के तरीके से जोड़ के देखते हैं, तो मेरा यह मानना है कि हमने एजुकेशन को इकोनॉमिक वैल्यू से जोड़ करके एजुकेशन की वैल्यू को डिवैल्यू किया है। अभी अगर हम कहें कि मैं कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूं,
और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट रहा हूं और यही टीचर रहा हूं। मेरा ये मानना है कि हम वीक हो सकते हैं लेकिन हम यूनिक हो सकते हैं, जहां हम इस तरीके का ज्ञान देते हैं जिससे कि सभी प्रकार का जो है शिक्षा का उत्तरदायित्व समझा जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि नई शिक्षा नीति में जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात की जा रही है, क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है, इसके लिए हमारे प्रयत्न पर्याप्त नहीं है, जिसके लिए हम सबको इसके लिए योगदान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। लेकिन आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगी। अगर करियर काउंसलिंग की बात की जाए तो आजकल ज्यादातर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं तमाम जो ऐसे एजुकेशन सेंटर हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर इस तरीके से छात्रों को समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा बेहतर शिक्षा मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों का जो झुकाव है फॉरेन कंट्रीज की तरफ शिक्षा को लेकर ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? आखिर क्यों ये मानसिकता इस तरीके से चेंज होती जा रही है? करिश्मा जी, मैं पूर्ण रूपेण एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा पूरा देश इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फॉरेन फोबिया से सफर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी मानसिकता से अभी ये फॉरेन फोबिया नहीं निकला है। मैं आपके सामने एक ठीक है प्रोफेसर, ठीक है प्रोफेसर मदन जी, लेकिन मेरा सवाल आशीष भट्ट जी से था कि मैं उनसे ये समझना चाहती थी, वो करियर काउंसलर भी हैं, कि वो इस चीज को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि क्यों आजकल इस तरीके के जो शिक्षा है, जो इस बात की गाइड लोगों को समझाया जाता है, आखिर फॉरेन कंट्रीज की तरफ ही इतना ज्यादा झुकाव क्यों होता जा रहा है? राइट, तो देखिए काफी फॉरेन कंट्रीज है जो काफी टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। लेट्स से नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मरीन रिसर्च के लिए या फिर फिशरीज रिसर्च बहुत फेमस है। तो ना सिर्फ इंडिया से लोग, कब पूरे वर्ल्ड से लोग अगर कोई मरीन में कुछ रिसर्च में जाना चाहते हैं तो नॉर्वे जाते हैं। काफी टेक्नोलॉजीज है जो जैसे लेट्स से चिप मैन्युफैक्चरिंग, राइट, इंटेल जो चिप मैन्युफैक्चर करता है, वो टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडिया में नहीं, काफी जगह नहीं सिखाई जाती है काफी कंट्रीज में। तो लोग यूएस जाते हैं वो पढ़ने के लिए। तो काफी वो डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आप सीखना चाहते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन। तो इट डिपेंड्स ऑन आप क्या टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं। ऑफकोर्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन की ये रही है स्कूल से कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी सब्जेक्ट चूज करने की, राइट। तो इसलिए काफी लोग हमारे टाइम से ही लोग अब्रॉड जाते थे क्योंकि उनको फ्लेक्सिबिलिटी होती थी सब्जेक्ट चूज करने की। बट अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच इज 5+3+3+4, ये काफी सिमिलर है अब्रॉड एजुकेशन से, जहाँ पे 5th स्टैंडर्ड से ही काफी स्किल बेस्ड कोर्सेज, राइट, और 8th स्टैंडर्ड से ही उन्हें एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन अगर पहले की तुलना की जाए, अगर बात बीते कुछ सालों की जाए, तो क्या लगता है कि ये जो संख्या है फॉरेन कंट्रीज में जाने की, वो आंकड़ों के हिसाब से भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लोग ज्यादातर वहां पर मूव कर रहे हैं। और अब ये भी देखा जाता है कि अगर ज्यादातर लोग वहां पर जाते हैं तो क्या वापस आके वो इंडिया में फिर सेटल होंगे, क्या यहाँ नौकरी करेंगे, या फिर वहीं पे वो सेटल होने की कोशिश करते हैं? तो तमाम जो ये पैरामीटर्स है, आपको क्या लगता है किस वजह से ये बदल रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे ग्रोथ तो हमें दिखेगी, राइट। नंबर ऑफ परसेंटेज वाइज लोग अभी भी उतने ही जाते हैं फॉरेन, राइट। काफी स्टूडेंट्स है जो वापस इंडिया आ जाते हैं, राइट, क्योंकि जब आप फॉरेन जाते हैं तो आपको एक बहुत ही रोबस्ट प्लान बनाना पड़ता है कि जब आप फॉरेन जाते हैं आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है। वैसे काफी लोग वापस इंडिया आ जाते हैं, हो सकता है उनको क्लाइमेट या वहाँ का कल्चर या ये सब चीजें सूट नहीं करता है, तो बाहर तो जाते हैं, बट वो हम नहीं गिनते हैं, वो नंबर्स नहीं है हमारे पास कि वापस कितने स्टूडेंट्स आते हैं। तो इसलिए जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनको सिर्फ कॉलेज सिलेक्शंस और एडमिशंस में नहीं, हम और भी चीजें, और भी फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। अगर कोई जैसे इंडिया एक बहुत बड़ा वेजिटेरियन कंट्री है, राइट, तो काफी कंट्रीज है जैसे जापान हो गया, यहाँ पे वेजिटेरियन फूड बहुत ही लिमिटेड होता है, राइट। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं कि स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं, नॉट जस्ट एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज, लेकिन और भी इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आप, तो ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ते हैं जब आप फॉरेन जाते हैं। बट हाँ, मतलब एक अगर आप पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो एक पर्टिकुलर कंट्री में अच्छी पढ़ाई जाती है
तो क्यों नहीं, मतलब सिर्फ इंडिया से नहीं पूरे वर्ल्ड से लोग वहां पे आते हैं, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है कि मतलब हम फॉरेन जा रहे हैं तो बिल्कुल। इस दौरान हमारे साथ गुरनीत कौर भी बनी हुई है, यूएस रिटर्न स्टूडेंट है, तो वो इस चीज को ज्यादा बेहतर समझेंगी। गुरनीत जी, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, आपने जैसे यूएस में पढ़ाई भी की है, तो आपको क्या फर्क लगता है? अगर बात यूएस की करें या फिर इंडिया की करें, तो दोनों के एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क लगता है और क्यों ऐसी जरूरत पड़ती है कि इंडिया को छोड़ के यूएस में बेहतर शिक्षा के लिए जाना पड़े? क्या आपको खामियां लगती हैं? मुझे सबसे पहली खामी तो ये लगती है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें सब्जेक्ट्स चूज करने के एक बहुत ही वर्सेटाइल बैकग्राउंड मिलता है, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जैसा कि काउंसलर सर ने कहा कि हाँ, अब ये व्यवस्था भी हो रही है इंडिया में, जो कि काफी अच्छा है। एक चीज मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगी जो कि अभी तक किसी ने नहीं करी है, कि हम इंडिया में पढ़ तो लेते हैं, जैसा कि मलिक सर ने कहा कि इंडिया में एजुकेशन कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट्स काफी सारे हैं, लेकिन क्या हम ये चीज की बात करें कि इंडिया में सीटें कितनी है? करोड़ों स्टूडेंट्स है, लेकिन सीटें कुछ सिर्फ 1000। तो वो बच्चे जिनकी उन कॉलेजेस में नहीं हुए हैं, वो कहाँ जाए? वो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ भी ले, अपने सारे पैसे, उनके माँ बाप उनके पैसे खर्च कर भी ले, लेकिन पैकेजेस क्या है? एक आम स्टूडेंट अगर कोई प्राइवेट कॉलेज से पढ़ता है, उसे 20,000, उसे 10,000 की नौकरी मिलती है। क्या वो एक अच्छा पैकेज है? अगर माता पिता ने इतने पैसे पढ़ाई में लगाए हैं और इंडिया में ही अगर बच्चे काम कर रहे हैं, उन्हें वो पैकेज का मिल ही नहीं रहा है रिइंबर्समेंट, कि वो उन्हें वो उतनी सैलरी ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि कंपनीज को सैलरी दे ही नहीं रही है। और यही अगर मैं यूएस में हूँ, अगर मैं यूएस में ही पढ़ के वहां पर मैं ही नौकरी कर रही हूँ, मुझे 1 साल के अंदर मेरे सारे पैसे वापस मिल जाएंगे, जितने की मेरे माता पिता ने सैलरी, जितने की मेरे माता पिता ने मेरे एजुकेशन में खर्चा किए। तो क्या हम इस चीज पे चेंज ला सकते हैं कि अगर इतने स्टूडेंट्स हैं तो इतनी नौकरियां भी होनी चाहिए? क्योंकि कॉलेजेस तो प्रॉमिस कर देते हैं कि हम आपको प्लेसमेंट देंगे, लेकिन क्या वो प्लेसमेंट सही में मिल रहे हैं? बिल्कुल, इस पॉइंट पे आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे संवाददाता हैदर अली नोएडा से जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं हैदर का और देखते हैं कि क्या कुछ खास उनके पास रिपोर्ट है, और हैदर के पास चलते हैं। हैदर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी करिश्मा, बिल्कुल। हम इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं और मेरे साथ हैं गौतम बुद्ध नगर पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर मनोज कटारिया जी, जो कि खुद शिक्षक हैं, बच्चों को एजुकेशन देते हैं। उनसे बात करेंगे। उनके तमाम स्टूडेंट्स भी बाहर फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए गए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी राय जानेंगे। सर, क्या वजह मानते हैं आप कि इंडिया से बच्चे अब ज्यादातर मूव कर रहे हैं फॉरेन कंट्री अब्रॉड एजुकेशन के लिए? तो चूंकि आप खुद कोचिंग सेंटर चलाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, आपके भी स्टूडेंट आपने बताया, तो क्या वजह मानते हैं आप क्यों बच्चे फॉरेन कंट्री जा रहे हैं भारत को छोड़ के? क्या हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी में सुधार की जरूरत है? क्या वैसे एजुकेशन पॉलिसी नहीं है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं तो उसमें 2 बातें हैं। एक तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाहर मिलती है, वो लोगों को मानना है कि वो इंडिया में नहीं मिलती है। हमारे यहाँ से पिछले 30 साल से कोर्सेज में कोई सुधार नहीं हुआ है। पिछले 30 साल से वही कोर्सेज चले आ रहे हैं जो पहले थे, हो सकता है उससे पहले से भी चले आ रहे हों। पहली बात, वहाँ पे कोर्सेज में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट होते रहते हैं। दूसरी बात ये कि जो एजुकेशन हम इंडिया में लेते हैं या बाहर लेते हैं, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एमबीबीएस के लिए बच्चे जाते हैं, तो बाहर जो विदेशों में एमबीबीएस करने जाते हैं बच्चे, उनका एडमिशन में जो खर्चा आता है करीब 18-20 लाख के आसपास का आता है। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो सीट होती है, अगर बच्चा एक पर्टिकुलर रैंक में नहीं आता है, तो जहाँ पे उसके तो पर्टिकुलर रैंक पे आता है तो उसकी 3 लाख फीस है, लेकिन उसके बाद जो फीस है सीधी शूट करती है और वो पहुंच जाती है 60 लाख और 1.25 करोड़ तक के यहाँ पर एडमिशन में लग जाते हैं बच्चे के 5 साल के एमबीबीएस के लिए। बाहर ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स होते हैं, वो थोड़ा सा अवेयर होते हैं भी हमारा बच्चा जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की लिस्ट में मेडिकल कॉलेज को देखते हुए वो वहाँ पे अडॉप्ट करता है और वहाँ से सीख कर भी आता है, और वहाँ की जो एजुकेशन है, एक तो वो सस्ती पड़ती है, दूसरा एक बाहर से एजुकेशन लेने का, अब्रॉड से आने का, वापस आने का भी उनके ऊपर ठप्पा लगता है। हम लोगों में एक अंदर एक चीज होती है, हम विदेशी चीजों को बहुत अच्छा मान के चलते हैं। विदेशी जो नागरिक है, उनको अगर वो हमारे यहाँ आते हैं तो एक तरह से तमाशा सा बन जाता है, इनके यहाँ अंग्रेज आए थे या इनके यहाँ फॉरेनर्स आए थे। ऐसी एजुकेशन हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, गाड़ी हो,
आप किसी चीज को देख लीजिए, विदेशी चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंडियन इतनी ज्यादा नहीं होती एक है। सवाल सर और भी है। एक स्टूडेंट बैठी हैं, उन्होंने पैनल में कहा था कि हमारे यहाँ इतनी सीट्स भी नहीं होती हैं जितनी कि स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं। क्या यह भी एक वजह मानते हैं, या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की आपने बात की, तो किन किन सेक्टर में हम सुधार कर सकते हैं? एजुकेशन में क्या सुधार करने की जरूरत है हमें, बतौर शिक्षक अगर आपसे जानना चाहूँ? देखिए, बात तो आप ये कह सकते हैं कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें सीट की कमी है। चाहे आप मैनेजमेंट के लिए जाते हो, चाहे मेडिकल के लिए जाते हो, चाहे टेक्नोलॉजी के लिए जाते हो, जो अच्छे कॉलेज है, IIT है, IIM है, इन सब में सीट की तो कमी है। लेकिन वैसे कॉलेजेस देखा जाए तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे ग्रेटर नोएडा में इतने सारे कॉलेजेस हैं और काफी कॉलेज में आप सीट पूरी नहीं हो पाती है और उनको कभी कभी तो बंद करनी पड़ती है अपनी क्लासेस, क्योंकि वो अपने खर्चे भी नहीं निकाल पाए, तो कॉलेजेस भी यहाँ बंद है। तो ये तो नहीं कहेंगे कि यहाँ पर सीट की कमी है, सीट पूरी है, लेकिन फिर भी एजुकेशन बहुत महंगी है। एक एवरेज सा कॉलेज आप ले जाइए और आप बीटेक करिए, 15-20 लाख रुपए आपके 4 साल में खर्च हो जाते हैं, जबकि कॉलेज बहुत एवरेज होता है। बाहर वही चीज, बाहर जो है बच्चे को वहाँ पे सस्ती भी मिलती है और बच्चे बाहर का एक्सपीरियंस भी लेकर आता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अब हमने जब तमाम स्टूडेंट से बात की जो तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने कहा जब हम बाहर से पढ़ के आएंगे तो हम पे एक ठप्पा लगेगा कि हम विदेश से पढ़ के आए तो हमें थोड़ा करियर को मूव करने में आसानी होगी। क्या आपको लगता है, जबकि एजुकेशन तो इंडिया में भी बहुत हाई लेवल की होती है, इसमें कोई दोहराय नहीं है, इंडिया करके बाहर कंट्री में जॉब करते हैं जाकर? मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों को फॉरेनर्स का बड़ा क्रेज होता है, तो वही चीज हमारे यहाँ है कि हमारी ऐसी बात नहीं कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो या कोई भी और दूसरी मेडिकल कॉलेजेस हो, वो किसी से कम है, वो भी पूरे हैं और यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। लेकिन बहुत कम इस कॉलेजेस में ऐसा है, सारे कॉलेज में बहुत अच्छी फैकल्टी भी नहीं है। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं आप देखिए आज उनकी हालत खस्ता है और वो बहुत अच्छी सिर्फ पैसे लेते हैं और एजुकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं दे पाते। उनके स्टाफ में 2-4 स्टाफ तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बाकी स्टाफ उनका ऐसा ही रहता है। एक चीज़ और भी देखिए कि जो बाहर जाते हैं, जो बच्चे मुझे बताते थे, बच्चे ये कहते थे सर वहाँ पे आप जिस प्रोफेसर से आप पढ़ना चाहेंगे उसी प्रोफेसर से वो यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाएगी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप कहेंगे सर मुझे इस सेक्शन से उस सेक्शन में चेंज करिए, तो पहले 10 बार पूछेंगे भाई क्यों चेंज करना है, क्या चेंज करना है। तो एक वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन तो इस मकसद से कह सकते हैं। एक आखिरी ठीक है हैदर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अलग अलग देशों का अलग अलग एजुकेशन सिस्टम कैसा है और किस तरीके से पढ़ाई होती है। तो सबसे पहले चीन की बात करेंगे। चीन में बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत 6 साल की उम्र से हो जाती है, यानी कि 6 साल से बच्चे पढ़ाई करने लग जाते हैं। बच्चे ग्रेड 1 में और 6 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ही चीन में आपको बता दें कि यहाँ प्राइमरी एजुकेशन का हिस्सा होता है जो कि 1 से 6 ग्रेड तक होती है। और किस तरीके से ये एजुकेशन आगे बढ़ती है वो भी आपको बता दें कि प्राइमरी एजुकेशन लेने के बाद बच्चों को जूनियर सेकेंडरी में भाग लेना होता है, जिसमें ग्रेड 7 से ग्रेड 9 तक पढ़ाई करवाई जाती है और 15 साल तक इसे पूरा करते हैं। तो चीन में इस तरीके से पढ़ाई होती है। इसके बाद पोस्ट सेकेंडरी में 14वीं ग्रेड तक होती है। इसके बाद आपको बता दें कि सबसे बाद में बैचलर या फिर मास्टर डिग्री करवाई जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया चीन में एजुकेशन को लेकर है। वहीं अगर बात फिनलैंड की करें तो यहाँ पर स्टूडेंट को क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाया जाता है, ज्यादातर क्रिएटिविटी पर ध्यान दिया जाता है और इसके साथ ही छात्रों को ऊंचे नंबर या फिर क्लास में नंबर 1 पे आने के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया जाता या कहा नहीं जाता है। तो फिनलैंड में कुछ इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पर 7 साल की उम्र के बाद बच्चों की फॉर्मल स्कूलिंग शुरू हो जाती है। तो चीन में जहां 6 साल है वहीं फिनलैंड में 7 साल है। 16 साल की उम्र तक बच्चों को किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है। इसके साथ ही बच्चों को शुरुआत में चाइल्डहुड एजुकेशन दी जाती है और चाइल्डहुड एजुकेशन में क्या होता है वो भी आपको बता दें कि इसमें बच्चों को अच्छा इंसान बनने पर जोर दिया जाता है। तो उन्हें कहीं ना कहीं अच्छे नेचर को लेकर भी शिक्षित किया जाता है। इसके साथ ही उन्हें हेल्थ के बारे में भी
जागरूक किया जाता है, बताया जाता है, तो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है। यहाँ पर बच्चों को कभी भी होमवर्क नहीं मिलता, अपने हिसाब से पढ़ने की छूट होती है, किसी भी तरीके का कोई प्रेशर बच्चों पे नहीं होता है, होमवर्क नहीं दिया जाता और टीचर बच्चे में ये क्षमता पैदा करते हैं कि वो अपना मूल्यांकन खुद कर सके। तो बचपन से ही इस तरीके की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। फिनलैंड में स्कूल से जुड़ी सारी सामग्रियां उन्हें मुफ्त में मुहैया कराई जाती हैं, यानी कि कोई भी खर्च स्कूल से जुड़ी सामग्री को लेकर नहीं करना होता है। प्राइमरी से 10वीं तक के 940 बच्चों को, साथ ही साल 2014 में उच्च शिक्षण में लगने वाली फीस को समाप्त कर दिया गया था। जर्मनी की अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से ये शिक्षा प्रणाली है वो भी आप समझिए कि जर्मनी में जो फीस थी उसे 2014 में उच्च शिक्षण में लगने वाली फीस को समाप्त कर दिया गया और ये एकमात्र ऐसा देश है जो बिना किसी ट्यूशन फीस के शिक्षा प्रदान करता है। गैर अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों के लिए ये एक बेहतर जगह है। तो जर्मनी में जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनके लिए भी कई सारी अपॉर्चुनिटी होती है, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर स्कॉलरशिप के भी कई सारे ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही अगर बात हांगकांग की करें तो इस देश में टीचर्स के लिए बहुत ही विशिष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं और वो मानक क्या है वो भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से हांगकांग में एजुकेशन सिस्टम चलता है। यहाँ तक कि किंडरगार्टन टीचिंग लेवल भी, उसके लिए भी कई मानक जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं। हांगकांग आजीवन सीखने के महत्व पर जोर देता है, यानी कि आप पूरी जिंदगी पढ़ाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सरकार ने फीस हटा दी है ताकि अधिकांश छात्रों को 12 साल की शिक्षा मुफ्त में मिल सके। तो ये जो सिस्टम है हांगकांग में है। यहाँ पर सार्वजनिक परीक्षा भी हटा दी गई है, जिनसे कुछ छात्रों को हाई स्कूल में जाने से रोका था, यानी कि यहाँ पर सार्वजनिक परीक्षा नहीं होती है और आसानी से बच्चे हाई स्कूल में जा सकते हैं। तो हांगकांग में किस तरीके से ये सिस्टम चलता है वो भी हमने आपको बताया कि कौन से देश में कौन सी शिक्षा प्रणाली है, किस तरीके से वहां पर एजुकेशन सिस्टम है और किस तरीके से वहां पर ये सिस्टम काम करता है। हर देश में अलग अलग प्रक्रिया है और अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। जापान में स्कूली छात्रों को उनके सीखने की क्षमताओं के आधार पर अलग करने से बचते हैं। जापान में ये सिस्टम चलता है और साथ ही साथ अगर जापान की बात करें तो जापानी मानते हैं कि एक छात्र को दूसरे की तुलना में कम बुद्धिमान के रूप में लेबल करना गलत है, यानी कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। जापान में हाई स्कूल अनिवार्य नहीं है, लेकिन नामांकन अभी भी बहुत ज्यादा है। तो जापान में किस तरीके से शिक्षा प्रणाली है वो भी समझिए कि 4ठी कक्षा तक पहुंचने तक बच्चों के एग्जाम नहीं होते हैं, यानी कि 4ठी कक्षा तक कोई भी एग्जाम बच्चों को नहीं देना होता है। तो चलिए अब दिखाते हैं कि नोएडा से छात्रों को क्या कुछ उनका कहना है शिक्षा को लेकर। इंडिया में किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है और विदेशों में क्यों छात्र इतना ज्यादा जाते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर क्या कह रहे हैं छात्र। विदेश में पढ़ने का एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ की हमारे भारत की टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा कम है। विदेश में अगर चले जाएँ तो एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ मिलती है, जिसकी वजह से हमारे जो भारत के या फिर अदर कंट्री के जो लोग हैं तो कई दूसरे देशों में पढ़ने की इच्छा रखते हैं। यही कारण है कि लोग जो है उधर रुख करते हैं। आपको पता ही होगा कि 2 साल पहले हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है वो भी काफ़ी अच्छी बनी है और काफ़ी सुधार हुए हैं एजुकेशन पॉलिसी में, एजुकेशन में हमारे इंडिया में। और आप देख रहे होंगे कि 2 साल से पहले का आंकड़ा देखेंगे और 2 साल के बाद का आंकड़ा अभी का देखेंगे तो बहुत कम जो इस छात्र हैं जो विदेश जा रहे हैं और अपनी इंडिया में ही वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं। विदेश की पढ़ाई जो है एक तरीके से भारत से अलग है, क्योंकि वहाँ पर टेक्निकल पढ़ाई है और वहाँ की पढ़ाई भारत की अपेक्षा अच्छी है। और वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई को अपडेटेड रखा जाता है। भारत की पढ़ाई उस हिसाब से अभी अपडेटेड नहीं है, बहुत पीछे है। इसमें बदलाव की ज़रूरत ये है कि हमें अपने समाज के हिसाब से अपने पढ़ाई को, अपने स्किल को डेवलप करना होगा।
तो स्पेशल कॉन्क्लेव में आगे भी चर्चा करेंगे और बताएंगे किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम इंडिया में है, क्या कुछ बेहतर करने की जरूरत है और आखिर क्यों छात्र लगातार फॉरेन की तरफ मूव कर रहे हैं। आगे भी चर्चा चलती रहेगी, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।